हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे इस वीडियो में फेडरलिज्म को, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सबको डिस्कस करूंगी। डेफिनेटली ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, अमेरिका का एंड इंडिया का क्वासी फेडरलिज्म, इस पर काफ़ी मीन्स ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है देन डेफिनेटली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए सो दैट मैं फ्रिक्वेंटली इस तरीके की वीडियोस बना सकूं। तो बात करते हैं फेडरलिज्म पे आने से पहले। देखिए, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में सरकार दो तरीके से हो सकती है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड नंबर टू इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या होती है? फेडरल सेट ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली पावर्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं। देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट एट नेशनल और सेंट्रल लेवल एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट और रीजनल लेवल। एक आपके नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट है और दूसरी होगी स्टेट लेवल पर। अगर आपको आसानी से समझना है तो आप देख लीजिए, हमारे भारत में एक सेंटर पर है और बाकी स्टेट्स में अपनी अलग अलग सरकारें हैं। तो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी उसमें डिवीजन होगा, ये फेडरलिज्म में होगा। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन टू टियर्स, वन एट द नेशनल और सेंट्रल लेवल एंड अनदर इज एट द रीजनल और लोकल और स्टेट लेवल। ओके, तो यहां पर शक्तियों का विभाजन होता है। कुछ शक्तियां केंद्र को होंगी, कुछ होंगी आपकी राज्य को। दूसरी तरफ एक होगा सरकार का स्वरूप जो कि होगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एक्चुअली पावर जो होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं, एक ही के पास होंगी। नेशनल लेवल पर और यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक ही सरकार के पास में सारी शक्तियां होंगी, सारे अपॉइंटमेंट, लॉ मेकिंग पावर सब बेसिकली उन्हीं को होगी। तो वो हो जाती है यूनिटरी सेट ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड अगर किसी भी कंट्री में दो तरीके की सेटअप होंगे, या तो उनका जो सेटअप होगा गवर्नमेंट का या तो वो फेडरल होगा या तो वो यूनिटरी होगा। अब हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भी एक सेटअप है। एक्चुअली आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद फेडरल सेटअप। ठीक, विद फेडरल सेटअप। अब भारत में फेडरल सेटअप कोई डिफाइन करते हुए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, सबका अपना अलग अलग कहना है। जैसे केसीवियर के अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केसीवियर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर। अब क्वासी फेडरल को समझने के लिए आपको फेडरलिज्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग आते हैं फेडरलिज्म पे। ओके, सो द टर्म फेडरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म फ्यूडस। हमने फ्यूडस लैटिन टर्म से इसको लिया एंड द मीनिंग ऑफ फ्यूडस इज द ट्रीटी और एन अग्रीमेंट। ट्रीटी और अग्रीमेंट इसका मतलब होता है, इसका मतलब फेडरेशन की बात जब भी करेंगे, जब भी किसी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। किस बात का अग्रीमेंट? ये तो समझ आया, अग्रीमेंट होगा वहां पे, क्योंकि फेडरल की उत्पत्ति एग्रीमेंट से हुई है और ट्रीटी से हुई है। तो देयर मस्ट बी सम अग्रीमेंट। अब किस बात का अग्रीमेंट? देखिए, फेडरल फॉर्म में मैंने आपको बताया देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर, or we can say that separation of power between central level or the state level. So there must be an agreement. अब agreement किस तरह का होगा और वो agreement दिखता कहाँ है? फेडरलिज्म के लिए ये जो अग्रीमेंट होता है, जो डिवीजन होगी पावर की, वो अग्रीमेंट एक्चुअली वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, सो किसी भी कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल सेट ऑफ गवर्नमेंट है उस कंट्री का, ये हमें पता चलता है वहां के एक अग्रीमेंट से, और वो अग्रीमेंट होता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। वो ट्रीटी, वो अग्रीमेंट है वहां का उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, उसको देखने से हमें पता चलता है कि उस कंट्री में वहां के गवर्नमेंट का सेटअप कैसा है, फेडरल है या यूनिटरी है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नेंस है वहां पर डुअल पॉलिटी है, गवर्नेंस एट टू टायर्स, वन एट द नेशनल और सेंट्रल लेवल एंड अनदर इज एट द स्टेट लेवल, और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर पावर और फंक्शन को डिवाइड भी किया गया है, उसके लिए प्रोविजन है।
तो वो बन जाएगा फेडरलिज्म। ओके, तो वो बन जाएगा आपका फेडरलिज्म। तो अब हम आते हैं फेडरलिज्म के एसेंशियल फीचर पर, लेकिन उससे पहले बताऊं दी परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, किस कंट्री का हम परफेक्ट मॉडल मानते हैं जहां पर सारे एसेंशियल हैं फेडरलिज्म के, बिल्कुल प्योर परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब आइए क्या है फेडरलिज्म के फीचर्स। जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म होगा, नंबर 1 दैट कंट्री मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप इसको प्लीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि क्यों केसी वियर ने इसको क्वासी फेडरल बोला और क्यों जेनिंग्स ने इसको बोला इंडिया इज अ फेडरल स्टेट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्यों डीडी बासु ने बोला कि नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। ये आपको समझ में आएगा इन फीचर्स के साथ। नंबर 1 दैट कंट्री मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, मैंने आपको बताया फेडरलिज्म में देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 2 टियर्स, सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल पर पावर में डिवीजन होना चाहिए कि भाई तुम्हारी ये पावर है और तुम्हारी ये पावर है। सो अगर आप कह रहे हो कि देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर, तो हो सकता है इन फ्यूचर देयर मे बी सम कंफ्यूजन और कुछ कह सकते हैं कुछ कंफ्यूजन आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कि सेंटर कहता है कि नहीं भाई मुझे इन पर पावर है, मैं इन पर मुझे लेजिस्लेटिव पावर मिली हुई है, स्टेट कहता है कि नहीं ये तो मेरे डोमेन में आता है। सो अगर रिटन वहां का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जिस अग्रीमेंट से आपने पावर डिवाइड की है, अब जनरली भी देख लीजिए, अगर आपने ओरली कुछ किया है ना तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। अगला आदमी कहता है कि नहीं तुमने ये कहा था, दूसरा कहता है नहीं तुमने वो कहा था। सो देयर मस्ट बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आपकी पावर ये है और आपकी पावर ये है, स्टेट की पावर ये है और सेंटर की पावर ये है। सो देयर मस्ट बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर, ठीक है। अब इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेके चलिए कि क्या फेडरलिज्म का ये फीचर हमारे यहाँ है। सो डेफिनेटली है, वी ऑल्सो हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड अंडर वेरियस आर्टिकल्स कि सेंटर की क्या पावर है और स्टेट की क्या पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, ठीक है। सो ये हमें फेडरलिज्म का ये फीचर जो अमेरिका में है, जो परफेक्ट मॉडल वहां पे है, वो हमारे यहाँ भी है। अब दूसरी चीज, लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, बट हमारा जो फेडरलिज्म है वो कैनेडियन मॉडर्न पे है, ना कि अमेरिकन मॉडर्न पे। वो आपको अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका परफेक्ट फेडरलिज्म का एक कंट्री है, लेकिन हम लोग परफेक्ट फेडरलिज्म को नहीं अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि हमारे पास सारे फीचर्स, आपको आप देखोगे वीडियो में, सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, पहला हो गया रिटन। दूसरी चीज आती है डिवीजन ऑफ पावर। जिस कंट्री में आपको लगता है कि यहां पर फेडरलिज्म है, फेडरल सेटअप है, उस कंट्री में डेफिनेटली डिवीजन ऑफ पावर होगी। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होगी, देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर एट द सेंटर एंड द स्टेट। अब आ जाइए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि वेदर देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। सो डेफिनेटली यस, अगर आप लोग आर्टिकल 246 पढ़ा होगा, 7 शेड्यूल इज देयर, 3 लिस्ट है यहाँ पर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो अंडर यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, लाइक द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, लाइक डिफेंस हो गया, आपका करेंसी हो गया, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गए, सो देयर आर कम्युनिकेशन हो गया। सो देयर आर सो मेनी मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसपे कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो लॉज बनाएंगे। सो डिवीजन ऑफ पावर इज देयर। सेकेंड लिस्ट 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है जिसमें कि केवल स्टेट लॉज बनाएंगे। सो द मैटर विच आर ऑफ रीजनल एंड रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस, जिसमें लगता है कि स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहिए, वो उन मैटर्स को हमने स्टेट लिस्ट में डाला है और उस पर केवल स्टेट लॉज बनाएगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जहां पर स्टेट लिस्ट में भी सेंट्रल लॉज बना देती है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग यूनिटरी फीचर को और सेंट्रलाइजिंग फीचर को देखेंगे। तो स्टेट लिस्ट पर केवल स्टेट लॉज बनाएगी, लाइक वहाँ की हेल्थ, वहाँ की एजुकेशन, पुलिस, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, सो सम इश्यूज जिन पर की स्टेट लॉज बनाएगी। और तीसरी लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में है उन पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बनाएंगे। तो वी कैन क्लियरली
सी दैट कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ऑल्सो डिवीजन ऑफ पावर। ओके, तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म का ये दूसरा फीचर भी है। अभी हम कह सकते हैं कि इंडियन सेटअप फेडरल है। तीसरा आता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जहां भी फेडरल सेटअप होगा गवर्नमेंट का, लाइक अमेरिका, तो वहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ पावर होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो देयर मस्ट बी सम ऑर्गन जो कि चेक एंड बैलेंस रखे, एंड दैट जुडिशरी मस्ट नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। वो किसी के कंट्रोल में ना हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, सो दैट वो चेक एंड बैलेंस रखे कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सके, और ना तो स्टेट सेंटर के डोमेन में जाए और ना तो सेंटर स्टेट के डोमेन में जाए। सो ये वहां की इंडिपेंडेंट जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है इसको मेंटेन करने की। अब आ जाइए इस फेडरलिज्म के फीचर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है। हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आर्टिकल 50 इज देयर कि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर विद द जुडिशरी। सो सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और डेफिनेटली जुडिशरी एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है, क्योंकि जुडिशरी इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ड्यूटी है जुडिशरी की टाइम टाइम पर देखना कि क्या सेंटर को जो पावर मिली हुई है फेडरलिज्म में, क्या वो उसको इंक्रोच तो नहीं कर रहा, क्या स्टेट तो इंक्रोच नहीं कर रहा। और अगर आपको इस पर एक बहुत अच्छा फेमस केस है SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, बहुत अच्छा केस है आपकी फेडरलिज्म पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो सेंटर आर्बिट्ररीली कोई काम ऐसा नहीं कर सकता विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। सो हमने इस केस के थ्रू हमने ये शो कराया, हमने ये बताया कि हमारे पास भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसका काम है चेक एंड बैलेंस करना और फेडरलिज्म की स्पिरिट को बना के रखना। सो फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट बताया इस केस में। 3 फीचर हमारे हो गए और ये तीनों फीचर हमारे पास हैं। चौथा फीचर है, जो फोर्थ फीचर है, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म होगा वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट और एसेंशियल फीचर। लाइक कि मतलब वहां पर अल्टीमेट जो सुप्रीमेसी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की, वॉट एवर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, किस बारे में, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। बेसिकली ये लड़ाई डिवीजन की है कि सेंटर को कितनी पावर है, स्टेट को कितनी पावर है, सेंटर के क्या फंक्शन है, स्टेट के क्या फंक्शन है। तो उस पर सुप्रीम कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ना ही सेंटर ना ही स्टेट। ये हमारे यहाँ है क्या भाई ये फीचर? बिल्कुल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रीटेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और हर हाल में ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट, either legislative, executive and judiciary, each and every organ of the state is bound by the constitutional spirits. Center government and state government की duty है कि they must act within the constitutional domains और constitutional provisions. So definitely India में भी supremacy of the constitution है। तो हमारे 5 फीचर हो गए और ये पांचों के पांचों फीचर्स फेडरलिज्म के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। सो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म यहाँ तक तो हमें दिख रहा है। नाउ वी कैन से दैट कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बट विद फेडरल सेटअप, यहाँ तक समझ आता है। बट आगे के कुछ और फीचर्स हैं लाइक डुअल सिटीजनशिप। फेडरलिज्म में डुअलिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो तो हमने समझ लिया कि हाँ भाई एक सेंट्रल लेवल पर एक स्टेट लेवल पे है डुअल पॉलिटी, बट डुअल सिटीजनशिप भी होती है। कैसे? कि फेडरलिज्म में डुअल सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप वहां पर सेंटर लेवल पर नेशनल लेवल की सिटीजनशिप और एक सिटीजनशिप वहां की स्टेट की, जैसे कि अमेरिका में है। लाइक अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है तो उनके पास 2 सिटीजनशिप होंगी, एक सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और दूसरी सिटीजनशिप होगी जिस स्टेट का वो है। अगर आप इसको इंडियन सेंस में हमारे यहाँ के देखिए तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे पास यूपी की सिटीजनशिप नहीं होती, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पार्ट 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग ने अगर देखा होगा तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये जो इसेंशियल फीचर फेडरलिज्म का जो कि अमेरिका में है, इसीलिए उनको परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म कहते हैं, ये इंडिया में एब्सेंट है। तो ये एक इसेंशियल फीचर है जो कि एब्सेंट है। ठीक,
अब इसको आप केसी वेयर की डेफिनेशन को याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर, क्योंकि ये फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज है, एक है बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म की जहां भी फेडरलिज्म की बात होगी वहां पे बायकैमरलिज्म मतलब दो संसद की व्यवस्था होगी। एक हाउस नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और एक होगा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, एक हाउस। ठीक जैसे कि अमेरिका में एक आपका जो उनका अपर हाउस हो गया वो है कांग्रेस, और जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो है सेनेट। इंडिया में अगर आप देख लीजिए तो वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायकैमरलिज्म, और हमारे पास भी दो सदन हैं, टू हाउसेज हैं, वन इज द लोकसभा एंड अनदर इज द राज्यसभा। लोकसभा में नेशनल लेवल पर है बात, और राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि मतलब दोनों का, क्योंकि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है, दोनों को ऑटोनॉमी सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो बायकैमरलिज्म भी हमारे पास है, बट डुअल सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, इवन वहां के स्टेट का अपना नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग भी हो सकता है ना, है भी, बट इंडिया में ये चीज मिसिंग है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली हमारे पास है। अब अगला जो पॉइंट आता है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्योर फेडरल नहीं है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जहां पर फेडरलिज्म होगा वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिजिड होना चाहिए। ठीक, अब इसका रेशनल समझिए, हमें बस रटना नहीं है बुक से। ये फीचर्स आपको जो मैं बता रही हूँ वो बुक में भी मिलेंगे, बट बुक में जब पढ़ते हैं तो हमें रटना पड़ता है कि फेडरलिज्म के फीचर एग्जाम में, बट अगर आपने बाय हार्ट उसको समझा है तो फिर आपको समझ आएंगी चीजें। फेडरलिज्म में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, मैंने आपको बताया, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शन, है ना, रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब हम बता रहे हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होना चाहिए कि जो अल्टीमेट इंटेंशन है भाई फाउंडिंग फादर्स की, जो अल्टीमेट इंटेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, और उन्होंने डिवीजन किया, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया ना फेडरल सेटअप, सेंटर ने नहीं बनाया। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ which created the federal set of government. So अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर को डिवाइड किया है, कुछ शक्तियों को विभाजित किया है कि भाई केंद्र के पास ये होंगी, राज्य के पास ये होंगी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर केसी वियर ने कहा है कि कोई भी नेशन को फेडरल सेटअप रखना है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड होना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा वहां का अमेंडमेंट का प्रोसेस टफ होगा, रिजिड होगा, तो इजिली ना तो स्टेट और ना तो सेंटर उसमें अमेंडमेंट कर पाएंगी। और अगर आपने रिजिड नहीं बनाया तो ऐसा हो सकता है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में धीमे धीमे अमेंडमेंट कर करके वो फेडरल सेटअप को कन्वर्ट कर दे यूनिटरी सेटअप में, और हो सकता है कि जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाए इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि आपने अगर अमेरिका में देखिए, जैसे मैंने अभी आप इंडिया की सिचुएशन बताई कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट आपको दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो मैटर इन तीनों लिस्ट में नहीं आते वो रेजिडुअरी पावर हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो मैटर इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेन में आ जाते हैं और उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। अमेरिका में सिचुएशन अलग है। अमेरिका में एक्चुअली केवल एक ही लिस्ट है जो कि सेंटर की है, मतलब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। मतलब अब जो लॉज बचे वो रेजिडुअरी पावर किसको हो गई, स्टेट को हो गई। तो ऐसा ना हो कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड नहीं बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बहुत इजी है और आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वो फेडरल सेटअप को ही बदल के यूनिटरी कर लें। सो हमने इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि फेडरल सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। अब ये भी फीचर हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस हद तक नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत रिजिड नहीं है। यही रीजन है कि अभी 73 इयर्स में हमारे पास मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। और उसी की तरफ अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखिए तो मुझे लगता है सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का ही है, लेकिन अभी भी उनके यहाँ पे इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुए हैं जितने कि इंडिया में हो चुके हैं। बट अगर हम बात करें फेडरल सेटअप की तो ये प्रोविजन डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। बट
ऑल दोज प्रोविजन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ, लाइक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर इस पर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो डेफिनेटली प्रोविजन हमारे यहाँ भी रिजिड है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट का सेटअप दिया हुआ है, इसी को कहा गया कि हमारे यहाँ सेटअप क्वासी फेडरल है केसी वियर ने। लेकिन इससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुई और कहा गया कि कुछ फीचर कहीं कहीं लगता है कि सेंटर को बहुत पावर है, लाइक रेजिडुअरी पावर तो सेंटर के पास दे दी गई है, और भी बहुत पावर है, इमरजेंसी में सेंटर को बहुत पावर मिल जाएंगी। आर्टिकल 247, 248, 249, 250, 252, आर्टिकल 200, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स जिनसे पता चलता है कि सेंटर मोस्ट पावरफुल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आई कि भाई हमारा सेटअप कैसा है, यूनिटरी है या फेडरल। तो इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली कहा कि फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर ही होता है डिवीजन ऑफ पावर, और दैट डिवीजन ऑफ पावर मस्ट बी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हमने पावर को डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट लेवल, एंड स्टेट को भी इक्वल इंडिपेंडेंट बनाया गया है, ऑटोनॉमी उनको दी गई है, और स्टेट एंड सेंटर्स आर को इक्वल, ठीक, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप फेडरल है, ना कि यूनिटरी, ठीक है। यूनिटरी फीचर क्यों हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया है, इस पे मेरा सेकंड वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी वीडियो काफी लेंथी हो गया है, तो उस पर हम सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों हमने सेंटर को, जब फेडरल सेटअप की बात आती है, फेडरल बताते हुए भी हमने सेंटर को क्यों इतना पावरफुल बनाया, क्यों ऐसे प्रोविजंस हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि क्वासी फेडरल की जो बात है वो आपको शायद समझ आई होगी, बिकॉज ऑल द इसेंशियल फीचर्स लाइक डुअल सिटीजनशिप, लाइक रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग है। तो हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। और केसी वेयर के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान रखिए, फेडरलिज्म के एट लास्ट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर। किसी भी सेटअप को फेडरल होने का मतलब देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लेवल। सेकेंड थिंग, the central government and state government must be independent. Some autonomy must be given to the states also, जो कि दी हुई है, हमारे यहाँ भी दी हुई है स्टेट्स को ऑटोनॉमी, और अमेरिका में भी है। तीसरे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि दे मस्ट नॉट इंक्रोच द डोमेन ऑफ अदर। सेंटर को स्टेट के डोमेन में नहीं जाना चाहिए, स्टेट को सेंटर में। एक लास्ट कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। अगर आप लोग को आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पता होगा, नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, जहां पर इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन मतलब जो यूनियन है, आर्टिकल 1 कहता है भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों को मिला के, ये जो पूरा भारत का नक्शा है ना, ये सारे राज्यों को मिला के हमारा पूरा भारत है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। हम अमेरिका की तरह किसी अग्रीमेंट से हमारा फेडरलिज्म नहीं बना है, और अमेरिका में जो स्टेट्स है ना, उनको राइट है कि वो यूनियन से अलग हो सकते हैं। सिसेट का राइट अमेरिका में है। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कहा जाता है इन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन। अमेरिका के बारे में कहा जाता है डिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। वहां पर यूनियन स्टेट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। जबकि इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया में कि इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। आर्टिकल 3 आप लोग पढ़िए, वहां पर साफ साफ पार्लियामेंट को पावर है कि पार्लियामेंट जो अपने स्टेट्स हैं उनको डिवाइड कर सकता है, तोड़ सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। लाइक अगर आपको याद हो 2000 में उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ बनाया, अभी आंध्र को डिवाइड किया गया। तो मतलब यहाँ पर है कि जो स्टेट हैं वो डिस्ट्रक्टेबल हैं, यूनियन चाहे तो उनको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक, बट स्टेट चाहे तो यूनियन से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। आई थिंक अभी आपको फेडरलिज्म समझ आया होगा, और प्लीज आप लोग यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके से फ्रिक्वेंट वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू सो मच।